राज्य को, माफ कीजिएगा, पूरे भारत को इन्होंने अपने राज्य को लेकर पहचान बढ़ाने में मदद की। हिमांशु जी, आपका बहुत स्वागत। और एक और खास मेहमान मान सिंह बघेल जी, जो कि यूनेस्को में उन्होंने पहचान दिलाई है। देखिए, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एक और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है आदित्य उपाध्याय जी, जो कि पर्यावरण सुधारक हैं। आदित्य जी, आप भी प्लीज स्टेज पर आइए। और मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। दीपक जी, ओवर टू यू। आप सवाल जवाब कीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और जानिए किस तरीके से, देखिए खेती बहुत महत्वपूर्ण है और हाईटेक खेती को लेकर हम जानेंगे। आप तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ITV नेटवर्क के युवा मंच पर आने के लिए। दीपक जी, ओवर टू यू, स्टार्ट। बहुत स्वागत है पहले तो आप तीनों का। और सबसे बड़ी बात यह है, युवाओं की चर्चा हो रही थी, तो देश में युवा किस किस तरीके से योगदान दे रहे हैं उसकी एक बानगी है। ये मेरे तीन साथी हैं, तीनों से अलग अलग चर्चा करूंगा और तीनों से आखिर समझूंगा कि युवाओं को कैसे इस फील्ड में भी आगे आना चाहिए। सबसे पहले मान सिंह बघेल, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की पहचान जब नक्सल राज्य के रूप में होती थी, या ये कह लीजिए नक्सल के दंश के रूप में होती थी, तब इन्होंने अपने एक गांव को यूनेस्को में पहचान दिलाने का काम किया है। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत ही बड़ी उपलब्धि। और जो इनका गांव है, एक बार आप घूम के आइए, मैं वादा करता हूं आपको दोबारा अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाने का मन करेगा। मैं ठीक कह रहा हूं? दूसरा मेरे साथ हिमांशु शर्मा जी हैं। ये खेती हाईटेक कैसे हो सकती है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में नौकरी करते हैं और उसके बाद देश में आते हैं, पूछो क्या कर रहा है, मैं तो खेती कर रहा हूँ। कैसे? खेती में मज़ा आ रहा है, अर्निंग ज़्यादा है। तो ये वो युवा हैं जो IT सेक्टर की नौकरी करके छक गए हैं, ऊब गए हैं, उसके बाद शहरों की तरफ बढ़े और शहरों से गाँव की तरफ बढ़े, और उसके बाद इन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया खेती का। ये फ्लोरिकल्चर में काम करते हैं, हाईटेक खेती कैसे होती है उसके अंदर काम करते हैं। हमारे साथ आदित्य हैं, ये काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट कैसे चेंज होगा, जो मौजूदा स्थिति है, हमारा जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है और तमाम सारी चीज़ें, उसके ऊपर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि ये बदलाव कैसे देश में आएगा और कैसे हम अपने भारत को और पूरी कंट्री को सुधार सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मान सिंह बघेल जी, तीनों का इंट्रोडक्शन मुझे लग रहा है जितना दूंगा उतना कम होगा। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, बतौर युवा, जब यूनेस्को में ढुरवा डेरा का नाम आया तो कैसा लगा, कितनी मेहनत की थी? सर, अपन तो क्या फल मिलेगा उसका अपन सोचे ही नहीं थे, लेकिन हम लोग धन मन धन पूरा समर्पित भाव से उस काम को कर रहे थे, तब उसी का एक नतीजा है। और क्या है, कोई भी काम करने में एक जन काम करना और टीम वर्क काम करने में बहुत डिफरेंट होता है। पहले तो मैं जो पर्यटन है मेरे गांव में, होम स्टे के माध्यम से अकेले चालू किया था, लेकिन जब गांव को पूरे मेरे साथ जोड़ के पूरे टीम वर्क के रूप में काम करना चालू किया, तो उसी का नतीजा है। मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसे कोई सम्मान भी कोई मिलता है, क्योंकि लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा, लोग आके विजिट किए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो में रह के उस चीज़ को मेहनत किए। और हम जिस जगह में रहते हैं, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वहाँ कोई टूरिज्म भी चालू हो सकता है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे। आज मज़ा आ रहा है? जी जी, आज आप बताने, पूरे देश दुनिया से नहीं, आसपास के जितने भी लोग आके हमसे विजिट कर रहे हैं, अध्ययन करने आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इससे ज़्यादा और मेरे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। खुशी की बात नहीं हो सकती और खुशी बनी भी रहनी चाहिए। हिमांशु जी, मेरा एक सवाल आपसे है, खेती का जब जिक्र होता है तो सिर्फ हमारे दिमाग में जो आता है सरसों, धान और तमाम सारी वो फसलें जो डेली रूटीन में यूज़ होती है, और छत्तीसगढ़ में तो धान ऐसे है क्योंकि सरकार बोनस देती है। आपने जो खेती का रास्ता अख्तियार किया, उसमें एक नई लाइन पकड़ी और बहुत सारे युवाओं को जोड़ने का आपने कोशिश की। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर? मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रेडिशनल फार्मिंग से चालू किया था, सोयाबीन की खेती लगाई थी। उसके बाद सब्जी और फल दोनों की खेती मैंने करी है। ओपन फील्ड फार्मिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, और वो रिस्क के चक्कर में कभी बारिश हो जा रहे हैं, कभी ओले गिर रहे हैं। फिर हम प्रोडक्टिव फार्मिंग में आए, खेत को कवर करते हैं, आप इसको पास लगे, पॉलियोस बना के खेत को कवर करते हैं। और उसके बाद फिर उसमें अभी हम जैसे रोज़ फार्मिंग और जरबेरा ऑर्किड्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो दाल, धान और ये सब फसलें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनके साथ में फार्मर की अगर आपको थोड़ा इनकम बढ़ाना है
और जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1-2 एकड़ की ज़मीन है, उसमें ये बहुत काम की चीज़ है पॉलीहाउस फार्मिंग। एकड़ का इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सरकार इसमें मदद भी कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो मैंने तीनों प्रैक्टिकल करके देखा है, अब जाके इसमें है कि आप फार्मर की इनकम इससे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें मतलब ऐसी हैं, रिस्क फ्री है, कोई भी मौसम में आपको दिक्कत नहीं होगी। रिस्क ये लेना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट सरकार उसमें हेल्प कर रही है, आपको 50% सब्सिडी मिल रहा है और इनकम भी उसमें अच्छा मिल रहा है। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि रिस्क है लेकिन पैसा आ रहा है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या माना जाए, जो युवा खेती छोड़ चुके थे वो इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। युवाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि युवा मंच है, तो युवा दोबारा खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। जो उनके फादर एंड फोर फादर्स ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे और जो उनको लगता था कि खेती से बहुत कभी रिस्क है, नुकसान हो जाता है, बट कुछ लड़के हैं या मेरे पहचान में बहुत हैं, काफ़ी पढ़ के रिसर्च करके वो भी ग्रीन हाउस फार्मिंग में कुछ नर्सरीज कर रहे हैं कि फार्मर्स का मतलब मार्केट अच्छा बना रखा है। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ से फ्लावर्स फार्मिंग करके, और नई नई टेक्निक यूज़ करके नए फार्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। मतलब फोर फादर की जो चीज़ें थी अब आज के जो फादर बनने वाले हैं वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। बहुत लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आदित्य, आपके पास आऊँगा। कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसका मतलब क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। ये बेसिकली हो क्या रहा है, इस शब्द की चर्चा हर किसी की ज़बान पर क्यों है? सबसे पहले तो सादर नमस्कार सभी का। मेरा नाम आदित्य है। मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ था, वहीं मेरी परवरिश भी हुई, और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनके सवाल से वो चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। बिलासपुर की गर्मी को मैंने बढ़ते हुए देखा है। बचपन में हम बाहर गर्मी की छुट्टियों में खेल लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ी गर्मी होती थी तो थोड़ा देर से निकलते थे, लेकिन अमूमन फिर ये देखा गया कि धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ गई कि सहन नहीं हो पाती थी। और इसी तरह से मैंने सोचा कि आप अगर देखेंगे कि विश्व की सबसे गर्म शहरों में कई बार छत्तीसगढ़ के शहर, मध्य प्रदेश के शहर और ओडिशा के शहर आपको उस लिस्ट में शामिल दिखेंगे, लेकिन मैंने देखा कि उतनी बात होती नहीं है जितनी होनी चाहिए, खासकर इन जगहों पे जहाँ पे बात होने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर पे ही नहीं, पर राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसा दीपक जी ने पूछा, तो कुछ गैसेस होती हैं जैसे जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक हो गया, मीथेन हो गया। और ये क्या करते हैं, एक तरह से बताऊं कि गर्मी जो धरती से जो गर्मी निकलती है, एक तरह से जो रेडिएशन होता है, उसको ट्रैप कर लेते हैं। अब इनमें कोई बुराई नहीं है, ये भी नेचुरल अपनी जगह प्रकृति में ये होते हैं, लेकिन आज से कुछ 150 साल पहले या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तब जो ज़मीन के नीचे का कार्बन था, फॉसिल फ्यूल्स, उसको जलाने लग गए हम लोग। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए, आप कुछ ज़मीन से उठाकर अगर जला के आसमान में डालेंगे और वहाँ उसको कैद करने के लिए या रखने के लिए कुछ है नहीं, तो वो वहीं रहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार सवाल ये उठता है कि आज से 150 साल पहले कुछ हुआ, उसका आज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो एमिशंस जो हैं वो वहाँ रह गए। ऊपर से जो हमारी कार्बन सिंक थे, यानी जो फॉरेस्ट हो गए, जो जंगल हो गए, या बाकी ऐसे प्राकृतिक भूमियाँ हो गई, इनको हमने ख़त्म कर दिया। तो दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो इसका समाधान क्या नज़र आता है? इसका समाधान मैं आपको बताऊं, पहले तो आता है कि आपके एमिशंस कम होने चाहिए, ये बताते हैं लोग। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि आपका ग्रीन कवर जो है वो बढ़ना चाहिए, या कुछ नवाचार के तरीके भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। एक उनमें आता है जो खेती से काफ़ी जुड़ा हुआ है, वो है बायोचार। इनमें कुछ कंपनियां हैं जो गुजरात, आंध्रा, यहाँ की कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। दूसरा, आपका फॉरेस्ट कवर आप बढ़ाइए। तीसरा, और भी इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, पर सच बताऊं सबसे ज़रूरी चीज़ है एमिशंस कम करना। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, कि मिटिगेशन अगेंस्ट दिस। अब जो हो गया है, जो गर्मी बढ़ गई है, इससे लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे कैसे बचाया जाए। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है उसके ऊपर काम करेंगे। काम सबको करना है और काम हो भी रहा है। ये युवा सुन रहे हैं, ये काम करेंगे, वही देख रहा हूं मैं। बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको ये सोच के रखना है कि हमारे शहर में तो गर्मी बढ़ ही रही है, गांव में भी बढ़ रही है। कई लोगों के पास संसाधन नहीं है। दुनिया में कई देश हैं जिनके पास संसाधन हैं, तो वो अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गांव शहर में कई ऐसे घर हैं, बल्कि ज़्यादातर घर हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। ये आपको सोचना होगा।
तभी आप जो भी नीतियां तैयार करें उनमें ये ध्यान रखना होगा कि ये उन तक पहुंचे, और ये सिर्फ कागजी तौर पर कागज़ पे ही सीमित ना रहे, या कुछ वैसी चीज़ ना हो कि आपने करके दिखा दी और उसके एवज में प्राइज़ ले लिया या फंडिंग ले ली। इसका असर बहुत गहरा पड़ सकता है उन लोगों पे जिनके पास संसाधन नहीं है। तो सबको साथ लेकर चलना, साथ यही लेके मुझे- चलना है। मैं आपके पास आऊँगा मान सिंह भाई, एक सवाल है मेरा। जी जब आपने ये अचीवमेंट हासिल की अपने गांव में, वो भी उस गांव में जिस गांव को कोई जानता नहीं था, और जब जाना तो विश्व पटल पर जान गए, जी आसपास का क्या माहौल था और खुद को क्या लगा? आप जान रहे हैं बस्तर, रायपुर में कोई बंदा बैठा हुआ है, बस्तर के बारे में क्या कल्पना कर सकता है? वो भी सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि नक्सली इफेक्ट, भले लोग को लगता है कि जगदलपुर गए तो पूरा नक्सली बैठे हुए हैं, वो चीज़ को भी हमको ख़त्म करना था। और उस दरमियान मैंने उस जगह में होम स्टे चालू किया। लोग यहाँ से इंक्वायरी करते थे। सबसे पहले तो उनका यही था कि भाई आपके आसपास में कोई नक्सली तो नहीं रहता है, आके उठा तो नहीं लेंगे? हाँ वहाँ कोई ऐसे कोई मूवमेंट तो नहीं चल रहा है, मतलब ये वाला दिक्कत था। लेकिन मुझे एक भरोसा था कि मैं यहाँ रह के कुछ करना है, लोगों में एक बदलाव लाना है, सोच को बदलना है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो बस्तर मतलब पर्यटन के, मतलब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं मतलब बस्तर कोई भी पर्यटक वहाँ तक पहुँचता ही है। लेकिन जाने से पहले यहाँ से 10 इंक्वायरी करता है, भाई कैसा है, कैसे रोड कैसा है, क्या है, मतलब जैसे आपने कहा कि हाँ, कोई रास्ते में उठा हाँ, ना ले। तो ये दिक्कत थी। लेकिन हम क्योंकि होम स्टे चला रहे तो पूरा मेरा फैमिली एंगेज रहता है, पूरे सारे हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फिर एक पर्यटक आता है, फिर वो आके, सच्ची बताऊं मैं सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज़ किया, लेकिन जो लोग मेरे पास जो स्टे किए मौत पब्लिश से मतलब ट्रस्ट करके रुक के आके, अब धीरे धीरे उन लोग बेचते जा रहे हैं। लोग बस्तर को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ की प्रकृति की वादियों को, गांव के कल्चर को, आसपास की रहन को। मतलब इससे क्या है, लोगों में एक पर्यटकों के साथ साथ मेरे गांव के आसपास जो भी लोग हैं रहते हैं, जो यंगस्टर हैं, जो पढ़ लिख के मतलब जो काम नाम छोड़ चुके हैं, तो वो लोग को भी एक जिज्ञासा हुआ कि भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे देखते हुए आपने कर दिखाया। जी जी, वो करके दिखाया और रिजल्ट भी आया। तो आसपास के अभी कईयों गांव हैं जो अपने आप में सशक्त होके लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट भी एकदम पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया। हिमांशु जी, आपके पास आऊँगा। खेती की जिस तकनीक का आपने जिक्र किया, क्योंकि आज का दौर है उसमें हर युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। वो चाहता है कि नौकरी करने से बेहतर है मैं बिजनेस करूं, मालिक बनूं। इस खेती की तकनीक से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे युवा हैं जो इस लाइन पे चल रहे हैं और नौकरी से हट के मालिक बनने की राह पकड़ी है? ये बहुत अच्छा आपने वो पूछा है। जो मेरे साथ वाले काफ़ी लोग हैं, युवा हैं, उनको अभी उनके माइंड में सेट हो चुका है कि हमको कहीं जॉब करने से अच्छा है दूसरों को अपने साथ नौकरी पे रखें। कम से कम 50-60 परिवार तो वो अगर खेती करेंगे तो वो पालते ही हैं, हो जाता है आराम से, अच्छा हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया था बायोचार के बारे में, मेरे कुछ दोस्त हैं जो असम में बायोचार की फैक्ट्री उन्होंने डाल ही दिया है। अभी लोगों का जैसे जॉब में प्रेशर बहुत रहता है, बट आप खेती में भी है प्रेशर, बट आपका खुद का है, वो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और आपको एक, जब आपकी फसल निकलती है मार्केट में जाती है, आप उसे बाहर देखते हैं, आपको एक गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा आपने एक प्रोडक्शन लिया है। प्लस आपके साथ जो आपकी टीम है उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ख़ासकर युवा पीढ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। आप जिस तरीके से फूलों की खेती का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि युवा है तो फूलों की खेती कर रहा है, फूल देने के भी काम आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि धान की बाली तो दे नहीं सकते। नहीं नहीं, पहले ऐसा मार्केट इतना नहीं था। अभी डेकोरेशन और शादी के सीज़न से लेके हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। मार्केट आपका बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर चला गया है, तो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोडक्शन जितना भी आप करो अभी कम है। अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑर्किड्स को। मौजूदा स्थिति में आपने ऑर्किड का जिक्र किया और तमाम दूसरी चीज़ों का जिक्र किया, तो क्या माना जाए जो तकनीक हम लोग लेके आए हैं या जो तकनीक आप लोग ला रहे हैं, वो तकनीक अभी और आनी बाकी है कि पूरी आ चुकी है? क्योंकि इंपोर्ट करने की नहीं, अभी तो हम मान के चलिए सिर्फ 10-20% का ही क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स और जो प्लांट्स हैं वो बाहर से लेके आए हैं। ये सब हम बाहर से ही लाए हैं। आपके ऑर्किड्स हैं जो बैंकॉक से आते हैं, आपके जो बाकी चीज़ें हैं जरबेरा और रोज़ हैं, ये भी बाहर से ही आए हुए हैं। बाद में अपने छत्तीसगढ़ में अभी अभी सब आने स्टार्ट हुए हैं धीरे धीरे। अभी बचा है काफ़ी, अभी स्टार्ट जस्ट हुआ है।
क्योंकि हम बहुत कम प्रोडक्शन यहाँ से सप्लाई कर पा रहे हैं, बाहर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट बहुत बड़ा है। 70% ऑर्किड्स अभी भी थाईलैंड से आते हैं, हम यहाँ से सिर्फ 30% ही दे पा रहे हैं मार्केट में। एक सवाल मेरा आपसे है आदित्य, मौजूदा स्थिति में एक चीज़ की चर्चा, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे थे, ये भी डराया जा रहा है कि जो सूरज है वो और गर्म हो रहा है, धरती खत्म हो जाएगी। ये क्या मिथ है कि डराया जा रहा है कि वाकई ऐसा हो रहा है? डराना आप भी मत, बताना, बच्चे सुन रहे हैं क्योंकि। जी जी, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ जो आए हैं वो डरें। मैंने जैसा बताया कि मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ और मैंने वो गर्मी देखी है, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने भी देखी है, मुझे ये बात पता है। नहीं, छत्तीसगढ़ का हर आदमी गर्मी देख रहा है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं दो ही मौसम है, गर्मी और बहुत गर्मी। जी, ऐसा, हाँ देखिए, लेकिन ऐसा हमेशा तो होता नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आए हैं, और ये बदलाव जो हैं वो पूरे विश्व को, आप देखेंगे उन बदलावों का प्रभाव पड़ रहा है। और मेरा ये कहना है कि यहाँ पे भी ज़्यादा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ उतनी बात नहीं की जाती हो छत्तीसगढ़ की, और मेरा खुद का अनुभव रहा है। इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे मंच पे जो हैं उनका, मेरे साथ जो हैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे बस्तर की बात करें तो वहाँ की हस्तकला 5000 साल पुरानी है। अब ज़रा सोचिए, दुनिया में आप किसी भी देश जाएंगे जहाँ की हस्तकला इतनी पुरानी हो, वहाँ पे आर्थिक स्थिति क्या रहती है, वो ज़रा सोचिए। फिर जब नवाचार और खेती की बात करें तो वो हो रहा है, वो तमिलनाडु में होता है, वो केरला में होता है, वो आंध्रा गुजरात में होता है। यहाँ मैंने उतना नहीं सुना था, पर मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ भी लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप ज़रा सोचिए कि जो कैश क्रॉप्स हैं जो तमिलनाडु या केरला के पहाड़ियों में आदिवासी या जो आदिवासी नहीं भी हैं वो उगाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी आप उन्हें सिखा सकते हैं कि ऐसे कैश क्रॉप्स जो कि धान सब्जी के साथ साथ ये भी उगाया जाए। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, जो अभी हम जब भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, मैं खुद अभी दिल्ली से कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ, और वहाँ जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका काम लद्दाख में क्यों है? हमारा एक काम लद्दाख में भी है, आप लद्दाख में क्यों काम कर रहे हैं? आपका तो छत्तीसगढ़ में बेस है, वहाँ पे काम की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये देखा, ये हमेशा हमसे पूछा जाता है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर है, पुणे की संस्था से नहीं पूछा जाता कि आपका काम छत्तीसगढ़ में क्यों है, बैंगलोर की संस्था से नहीं पूछा जाता आपका काम राजस्थान में क्यों है, या दिल्ली की संस्था से नहीं पूछा जाता कि आपका काम ओडिशा में क्यों है। तो एक तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे प्रदेश का जो युवा है वो सिर्फ अब यहाँ के कार्य तक सीमित नहीं है, वो आगे का भी काम कर रहा है। और एक और बात मैं बता दूं कि अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनाइजेशन, अब वो युगांडा में भी काम चालू करेगा। से आप देखें तो सिर्फ युवा, जो आप एक कह रहे हैं प्रदेश के युवा पे क्या असर पड़ सकता है या प्रदेश के युवा पे को क्या करना चाहिए, ये सिर्फ प्रदेश की युवा की बात नहीं है। प्रदेश का युवा वो हर चीज़ कर सकता है जो कहीं का भी युवा कर सकता है, और प्रदेश के युवा पे वही असर पड़ रहा है जो दुनिया पे भी पड़ रहा है। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का युवा भी वही कर सकता है जो पूरे देश का कर सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। मान सिंह भाई, एक सवाल है मेरा आपसे, आपने जो डेवलप किया, आपने जो पहचान दिलाई छत्तीसगढ़ को, मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनेस्को में जाना वो सिर्फ बस्तर तक, रायपुर राजधानी तक और छत्तीसगढ़ तक नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। क्योंकि जब वो लिस्ट हमने भी पहली बार देखी खबर के माध्यम से, तो हमें लगा कि बड़ी उपलब्धि है जी। अब अगला स्टेप क्या है, अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव क्या है? बहुत सारे जो पर्यटक है अभी घूमने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनको अभी सर जी बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जंगल तो है लेकिन बहुत सारा नुकसान पे जा रहा है। हमको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, और मतलब जो टूरिस्ट भी जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल बोलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी पर्यटन स्थल है वहाँ जा रहे हैं कचरा कर दे रहे हैं। तो हमारा एक सिद्धांत है हमारे गांव में बना के रखें, क्योंकि पूरे गांव के साथ साथ जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस भी पर्यटक स्थल में जा रहे हैं आप कचरा लेके मत जाइए, क्योंकि वो एक अपने गांव नहीं, अपने देश की, अपने राज्य की एक पहचान है। मतलब जैसे कोई दूसरे राज्य का बंदा हमारे जो छत्तीसगढ़। आपने बहुत सही चीज कही, मैं आपको रोकूंगा, और इस चीज का जिक्र हम जितने यहाँ इस सभागार में बैठे हैं हमको सीखना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले अभी लद्दाख में था, लेह में था, उससे पहले मैं अरुणाचल में था, मैं केरल में था। वहां पर जो चालक, बस चालक हमारे साथ, ये युवाओं को सुनना चाहिए,
जो बस चालक हमारे साथ चलता था, जिसको हम ड्राइवर कह देते हैं, और उसका खलासी, वो बस में बिठाने से पहले हमें ये कह देता था कि सर मेरी गाड़ी के पीछे एक डंप करने वाला बैग है, आप चाहे कोई टॉफ़ी खाइए, बॉटल का पानी पीजिए, सिर्फ इसमें ही फेंकिएगा, बाहर मत फेंकिए। तो उस दिन मैंने कल्पना की कि अगर यहाँ का एक ड्राइवर भी ये बता रहा है तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो हम नॉर्दर्न इंडियन है। जैसे आपने बस्तर का जिक्र किया, आप कहिए इसको। जी जी, ओ हम लोग वही बोलते हैं कि अगर जितना अच्छा साफ सफाई रहेगा, अपना घर हो चाहे आंगन हो चाहे अपने जो पर्यटन स्थल, तो लोग लगातार आते रहेंगे। और हम लोग लोगों को ये संदेश देते हैं, लोग मान रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आने से पहले सबसे पहले वही चीज़ टोकते हैं, भाई आप कचरा तो लेके नहीं आए, पानी बोतल तो लेके नहीं आए, मतलब तो उसको एक आप लाए भी है तो अपने साथ उसको क्योंकि आप जंगल के अंदर आए और जो कोई प्लास्टिक चीज को फेंकेंगे तो फिर नेचर और जो प्लास्टिक का मतलब कॉम्बिनेशन बिल्कुल होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास डिस्पोज करने का जगह नहीं है, आप शहर से आए हैं तो शहर में ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह है उनको डिस्पोज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। आप नेचर के बीच में आए तो नेचर की आनंद लीजिए और उनको अनुभव कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सही बात कही, और मुझे लगता है ये नौनिहाल बैठे हैं, इनको समझना भी होगा। हिमांशु जी, आपसे एक सवाल लूंगा मैं, एक आखिरी सवाल है। इस मौजूदा स्थिति में आपने कहा खेती की और युवा बढ़ रहे हैं और खेती की जो परिस्थिति है वो बदली है, क्या माना जाए खेती की और जो युवा बढ़ रहे हैं वो युवा कितना अच्छा कर पा रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे हैं, और वो यूज़ करके मतलब जो चीज़ें पहले खामियां होती थी, जो हम नहीं समझ पाते थे जो चीज़ों को, उससे वो सीख के समझ के और नई नई चीज़ें अडेप्ट करके अपनी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, लेबर भी कम लग रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका उनको भी मालूम पड़ रहा है कि हानिकारक है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, मार्केट अच्छे यूज़ कर रहे हैं। तो ये आजकल की युवा से हमको बहुत बेनिफिट इससे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। ये तीनों वो युवा हैं कि उस विधा में काम कर रहे हैं जो विधा या तो कोई छोड़ चुका है या जिसमें कोई आज का युवा काम नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप तीनों का इस मंच पर आने के लिए और तमाम जानकारी प्रदान करने के लिए कि आखिर राज्य की स्थितियों को किस तरीके से आप सबने आगे बदला। और मैं चाहूंगी अब मोमेंटो देकर अतिथियों का सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। और अब मैं एक बेहद खास मेहमान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष। सर बहुत बहुत स्वागत है आईटीवी नेटवर्क के इस युवा मंच पर, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूं। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर रमन सिंह के लिए। और मैं चाहूंगी इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह सर, आप भी मंच पर आइए और पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर रमन सिंह सर को सम्मानित कीजिए। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आने के लिए, थैंक यू सो मच। और एमपीसीजी हमारे चैनल हेड मनोज सर भी स्टेज पर हैं। तो ये खास तस्वीरें कैमरों में